रहे हैं बेटा, आपका सवाल नंबर 3 है कि 56 और 72 का महत्तम समवर्तक को इस रूप में यानी कि 56m प्लस के 72n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो m और n का मान ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को बहुत ही कायदे से बेटा समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से, यानी कि 56 यानी कि 56 का 56 बात, यानी कि ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम कभी भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस सवाल को नहीं लगा सकते। यानी कि इस सवाल को लगाने के लिए जब इस रूप में ए फॉर्मेट हो बेटा, इस रूप में जो लिखा हो, तो हमें यूक्लिड का ही प्रयोग करना पड़ेगा, एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। तो ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ए बी और आर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बेटा हम बता देते हैं। ये यहाँ पर भाज्य है और बी यहाँ पर आपका भाजक है, क्यू यहाँ पर भागफल और आर हमारा शेषफल है, ठीक है। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कि ए बराबर हमने क्या लिया, ए बराबर 72 ले लिया और बी बराबर हमने 56 ले लिया। और चूंकि आप जानते हो कि ए का मान बी से बड़ा है, भाज्य हमेशा बेटा भाजक से बड़ा होता है, तो हम 56 का भाग यहाँ पर देंगे, एल्गोरिथम का बेटा हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो 56 भाग हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 56 गुना हमारा 100 कितना होता है, 12 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 56 एकम 56, 12 में से 6 गए, 6 बचे, हासिल एक तो आपका 16 आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भाज्य है वो 72 है और भाजक बेटा आपका 56 है और भागफल 1 है, उस शेषफल आपका 16 है, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि शेषफल नॉट इक्वल 0, इसका मतलब अभी हमारा महत्तम समवर्तक ज्ञात नहीं होता है, कोई बात नहीं है। अगले प्रोसीजर में आप देख रहे हैं कि जो 16 हमारा शेषफल था वो क्या बन गया बेटा, भाजक बन गया, और जो भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य बन गया, ठीक है ना। 16 48 हो जाएगा, 16 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 48, 16 में से 8 गया बेटा, 8 बचे। यहाँ पर आप देख रहे हो जो भाज्य है इसको मैंने समीकरण फर्स्ट दे दिया, जो भाज्य है वो हमारा बेटा 56 हो गया, ठीक है। भाजक आपका बेटा 16 है, भागफल 3 है, उस शेषफल आपका 8 है, ये सेकंड समीकरण हो गया। चूंकि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगला फिर प्रोसेस बढ़ाएंगे, हम 8 का भाग बेटा 16 में देंगे, 8 दूनी 16, ये शून्य हमारा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाज्य है वो 16 हो जाएगा, भाजक आपका 8 हो जाएगा, भागफल 2 हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बेटा शेषफल है वो 0 आ गया। अगर शेषफल बेटा 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। अब बात को जरा समझें, ठीक है, किस प्रकार से हमें मान निकालना है ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इस सवाल को बेटा समझा रहे हैं, समझना बहुत कायदे से, यही समझने वाली बात है। वो कह रहा है कि इस यानी कि जो चीज़ है वो महत्तम समवर्तक को इस रूप में, यानी कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो इस रूप में क्या फॉर्मेट है, यानी कि लिखा गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। बात को बेटा समझना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लिख सकते हैं, यानी कि 8 बराबर ये चीज़ या फिर इसके बराबर 8 कर देंगे, कुछ बात नहीं है, कोई हम यही कर देते हैं। यानी कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वो कितना है, 56m प्लस के 72n के बराबर है। और दिया कितना है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा हमारा 8 आ गया। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका 56m है प्लस के बेटा 72n है। अब आप देखो यहाँ दिमाग देने वाली बात यह है कि 56 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, 56 कहाँ पर है, 56 बेटा यहाँ पर है, ठीक है ना। इस समीकरण में यदि हम देखते हैं तो 56 हमारा यहाँ है, 56 हमारा बेटा यहाँ पर है।
यानी कि 56 को हम क्या ले सकते हैं, 56 को हम क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है और यहाँ 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 8 यहाँ पर लिखा हुआ है और 8 को हम क्या ले सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं बेटा 16, यानी कि आपका जो 8 है, अगर हम 8 को यहाँ लिखते हैं तो 8 को क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 56 होगा और यहाँ पर बेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखा बेटा, यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर हमने समीकरण नंबर ये 3 नहीं दिया। जब तक समीकरण नंबर 3 को नहीं देंगे इस सवाल आपका समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे इस सवाल को 56m और 72n के रूप में लाना है और जब तक इस रूप में हम नहीं लाएंगे तब तक m और n का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो देखो 8 को देखो, अब देखो समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में 8 कहाँ लिखा है। 8 देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 आपका बेटा यहाँ लिखा हुआ, जी लिखा हुआ 8 आपका जी लिखा। यानी कि यहाँ से यदि 8 की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम ले सकते हैं बेटा यहाँ पर 56 माइनस 16 गुणित 3, यानी कि इधर आएगा तो 16 गुणित 3 हो जाएगा। यानी कि 8 का मान यहाँ से निकालें तो बेटा समीकरण किससे, समीकरण यदि हम समीकरण सेकंड से बात करें बेटा तो यहाँ पर 16 गुणित 3 इधर लाएंगे तो 8 की वैल्यू निकल के आ जाएगी और बराबर आपका 56m प्लस के 72n रिजेक्टिव लिखा रहेगा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे 16 कहाँ है, 56 यहाँ, लेकिन 16 बेटा यहाँ पर है, ठीक है। 16 यहाँ पर, यहाँ से हमने निकाल लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या, यानी कि 16, यानी कि हमारा क्या 56 दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा 16 लिखा हुआ है और फर्स्ट में क्या लिखा बेटा 16 लिखा है, ठीक है ना। यानी कि जो चीज़ जुड़ी है, वो जो चीज़ यहाँ पर ऐड है, इसका भी मान हम निकाल सकते हैं। तो मान यहाँ पर यानी कि 8 प्लस था तो मैंने 8 से मान निकाल लिया, यहाँ पर यहाँ 16 है तो 16 का मान निकालेंगे। अगर यहाँ से 16 का मान निकालते हैं बेटा तो ये चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ बेटा इसको हम पक्षांतर करेंगे तो जहाँ का ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 56 आपका बेटा जब तो लिखा रहेगा, उस 16 को लिख सकते हैं हम कितना 72 ब्रैकेट में 72 माइनस 16 को ले सकते हैं, इधर आएगा ये हो जाएगा बेटा 56 गुणित 1 और 3 बच रहा है बेटा, 3 आप जगते हो लिखे रहो, ठीक है ना। देखो समझ में आया होगा, पक्का है, जरा फिर समझो। देखो मुझे लाना है 56 और 72 की रूम में लाना है बेटा। तो मैंने क्या किया, जो 8 लिखा था मैंने 8 को इस चीज़ को इधर लाए पक्षांतर के 16 गुणित 3 को, तो 56 से घट गया, ये आपका आ गया। अब मुझे समीकरण नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हो 16 लिखा हुआ है, तो 16 को बेटा हम क्या ले सकते हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो 56 में से 72 से 56 इंटू 1 घट जाएगा, तो मैंने यहाँ पर घटा दिया, इंटू आपका 3 मीटर जितना लिखा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 56m प्लस के 72n जितना लिखा रहेगा। अब आप देखो हम यहाँ पर 56 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मुझे 72 और 56 में नहीं करना है, वो करना भी है। मतलब क्या हो गया, दोनों बात कर रहा है सर, ऐसी बात कर रहे हैं आप, है ना। जरा समझो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72 में बेटा तो मुझे 56m और 72n के रूप में लाना है सवाल को। वो अगर ऐसा करेंगे तो 56 और 72m नजर नहीं आएगा, तो हमें केवल गुणा तो कर सकते हैं लेकिन 72 में नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई में करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो गुणा करेंगे तो इधर से कोष्टक हटेगा तो ये 72 गुणित 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये 56 गुणित 3 हो जाएगा बराबर 56m प्लस के 72n बेटा, कन्फर्म होगा, ठीक। अब आप देखो जी 56 यानी कि 56 का जो गुणांक है, जो 56 का गुणांक है, 56 कितनी बार है बेटा, 3 बार है, और यहाँ पर 56 कितनी बार है बेटा, 1 बार है, 1 तो हर जगह है ना। तो अगर 56 यानी कि यहाँ पर पहले क्या लिखा 56, और अगर ये आपका 3 56 है और यहाँ पर 1 56 है तो कितना निकल के आ गया, 4 गुणित आपका 56 हो जाएगा, ये आपका 56 इस तरह से हो जाएगा, और ये माइनस आपका 72 गुणित 3 हो जाएगा, और बराबर आपका 56m प्लस के 72n क्यों लिखा रहेगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये सवाल, यानी कि यहाँ पर 56 है तो यहाँ पर भी 56 है,
यहाँ पर भी 72 है, तो बेटा यहाँ पर भी 72 है। अगर आपस में हम क्या कर दें, तुलना कर दें, तुलना करने पर किसकी, दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों की हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। अगर तुलना कर दी तो आप देख रहे हो कि 56 से 56 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से m बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यानी कि m बराबर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n बचेगा, यहाँ से 3 लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो n बराबर बेटा -3 हो जाएगा। इस प्रकार से m और n के मान हमने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि इस प्रश्नावली का हर सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर इसे पढ़ लिया तो कोई भी सवाल आपका छूट के नहीं जाएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है। इस लैंग्वेज को समझो। वो कह रहा है कि मुझे सिद्ध करना कि इनकी इन जो 3 क्रमागत संख्या है, कोई भी 3 क्रमागत मान लीजिए, उनमें से केवल और केवल 3 से एक विभाज्य है, यानी कि सभी नहीं है। बात को समझो। 3 क्रमागत संख्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन बेटा आपको दे रहे हैं। तो माना कि 3 क्रमागत संख्याएं, पहली n मान लीजिए, दूसरी बेटा n प्लस हो जाएगी, तीसरी आपकी n+2 है ना, जो किससे, जो 3 से विभाज्य है। किससे, 3 से है, जो केवल एक 3 से विभाज्य है, यानी कि इनमें से कोई एक विभाज्य है, सभी नहीं है। तब आप मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर कोई q पूर्णांक है, q1 क्या ले लिया हमने, q1 बेटा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तब यहाँ पर जो n के मान होंगे, n के जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी कि 3 से विभाज्य है। q1 पूर्णांक है ना, जो किससे, जो 3 से विभाज्य है, 3 से, यहाँ पर 3 अलग कर देते हैं, उससे विभाज्य है। ठीक है ना, 3 से विभाज्य है। ठीक। अगर आप यूक्लिड को देखो, अगर 3 से विभाज्य है, जो संख्या जिस अंक से विभाज्य होती है वो आपका q का गुणांक होता है, यानी कि q का मतलब होगा भागफल का गुणांक होता है। तो 3 से विभाज्य यदि वो संख्या जा रही है तो उसमें 3 का भाग अवश्य चला जाएगा। तब अगर 3 से विभाज्य तो n का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, 3 से सॉरी विभाज्य है, तो आपका 3q हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3q+2 हो जाएगा, क्योंकि जो b का मान होता है वो आपका 3 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। तो r का मान आपका जो होगा वो 3 से छोटा हो जाएगा। तो r का मान जब हम निकालेंगे 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन आपका 3 नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 0 करेंगे तो 3q आ जाएगा, 1 रखेंगे 3q+1 हो जाएगा, तो अगर 2 रखेंगे 3q+2 हो जाएगा, यानी कि यूक्लिड का नियम यही कहता है। ठीक बेटा, कन्फर्म समझ में आया होगा। तो इतनी चीज़ एक्स्ट्रा मैंने आपको समझाई है, समझने की कोशिश करो। अब आप देखो, अब हमें चेक करना कि वाकई में n+1 n+2 में से केवल और केवल एक 3 से विभाज्य है। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए जरा देखें। तो आप देख रहे हैं कि जब, यानी कि n बराबर 3q पर आप देख रहे हैं n यहाँ पर भी है। अरे भाई, n बराबर 3q पर n बराबर 3q ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या ली हमने, 3q ली। n+1 के लिए आपका 3q+1 हो जाएगा, और n+2 के लिए 3q+2 हो जाएगा। क्लियर बात है। n बराबर 3q यानी कि बराबर 3q, इसका मतलब इसमें बेटा 3 का गुणा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 से विभाज्य है। लेकिन n बराबर 3q पर n+1 n+2 विभाज्य नहीं है। देखो चेक करते हैं, जांच करते हैं, जरा देखो n बराबर 3q पर, देखो किसको, n+1 को कर लीजिए चेक। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू आपकी 3q+1 रहेगी। अगर हम n+2 को चेक करेंगे 3q पर, तो आपका 3q+2।
देखो बेटा, इसमें आप गौर से देखो, क्या इसमें 3 कॉमन है? नहीं है। क्या इसमें 3 कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब n बराबर 3q पर केवल n ही विभाज्य है, लेकिन n+1 n+2 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 से विभाज्य है लेकिन n+1 n+2 पर नहीं, ठीक है। n की इस पर विभाज्य नहीं होगा, इस पर बेटा विभाज्य आपका नहीं होगा, ठीक है ना, इस पर विभाज्य नहीं। फिर देखो चेक करते हैं हम कैसे। अब n बराबर किस पर? n बराबर 3q+1 पर, 3q+1 पर हम क्या लेंगे? n+1। क्या लेंगे बेटा? n+1। देखो जरा, तो n का मान क्या रखा हमने? 3q+1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रखा होगा है? n बराबर क्या है? 3q+1, n प्लस आपका बेटा 1 आ गया, ठीक है ना। तो 3q+1 आपका रखा हुआ है और बराबर आपका +1, ठीक है ना। तो n बराबर 3q+1 पर हम अगर चेक करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से आपका केवल 2 है, यानी कि ये 3 से विभाज्य नहीं, यानी कि n बराबर 3q+1 पर ये आपका विभाज्य नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर n बराबर ये लिखा रहेगा, अगर पहले हम 2 ले लेते हैं, किस पर? 2 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर हम इसको हल करते हैं तो 3q+ बेटा 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो q+1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 3q+1 पर n+2 विभाज्य है केवल, लेकिन n और n+1 विभाज्य नहीं होगा। देखो फिर हम इसको चेक करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखो, ठीक है ना। तो n बराबर आपका 3q+1 पर चेक करेंगे क्या कि n, तो n का मान आपका 3q+1 हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 कॉमन नहीं है तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। हमने इसको ले ही लिया था, अब बचा क्या हमारा? n+1। तो जब हम n+1 चेक करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3q+1 +1, यानी कि 3q+2 हो गया, यानी कि इसमें भी 3 कॉमन नहीं है। तो n बराबर यानी कि 3q+1 पर केवल n+2 विभाज्य है, लेकिन n और n+1 विभाज्य नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 3 से विभाज्य है लेकिन n और n+1 पर नहीं, यानी कि n और n+1 विभाज्य इसके नहीं, केवल मतलब कि तीनों में से केवल एक विभाज्य हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, लास्ट है आपका n+1, यानी कि n बराबर किसके लिए? 3q+2 के लिए। 3q+2 पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर n+1, तो n की वैल्यू बेटा क्या है? देखो जरा, 3q+2 और +1, यानी कि यहाँ पर 3q+3 3 यदि हम लेते हैं तो q+1 हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 का भाग जा रहा है। और अगर हम चेक करते हैं, जांच करते हैं किस पर? n बराबर किस पर? 3q+ किस पर? 2 पर अगर चेक करेंगे तो n बराबर 3q+2 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम n प्लस किस पर? n+2 को चेक करेंगे तो 3q+ के आपका 2 + के 2, यानी कि 3q+4, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी दोनों में 3 कॉमन नहीं है और यहाँ पर भी 3 कॉमन नहीं है। इसका मतलब n बराबर 3q+2 पर केवल n+1 विभाज्य है, लेकिन किस पर? इस पर नहीं है। किस पर? n और n+ आपका 2 पर नहीं है, ठीक। तो देखो क्या लिखेंगे, जो हम कह सकते हैं कि जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है लेकिन किस पर? n और n+2 पर नहीं। तो केवल और केवल हमने देखा कि तीनों कंडीशन को यदि आपने समझा है तो निश्चित इनमें से केवल और केवल एक विभाज्य है, शेष संख्या विभाज्य नहीं है। इस प्रकार से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है।
तो पांचवा बेटा आप सवाल देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या n³ माइनस n 6 से विभाज्य है। बात को बेटा यहाँ समझने वाली बात है। 6 से विभाज्य का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 6 से अगर विभाज्य हो रही है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने संख्या 12 ले ली, ठीक है ना, 18 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, जो चाहो सो ले लो। तो 6 का भाग यदि हम 12 में जा रहे दे रहे हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 6 का जो फैक्टराइजेशन है गुणनखंड 3 है और 2 है, तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो निश्चित है 3 का भाग भी चला जाएगा तो आपका 12 में 4 बढ़ जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो आपका 6 बढ़ जाएगा। इसका मतलब होगा जो संख्या 6 से विभाज्य वो 3 और 2 से 100% विभाज्य होगी। अब यहाँ देखो, थोड़ा सवाल को हम शॉर्ट करना चाहते हैं, नहीं बहुत लेंदी सवाल बेटा हो जाएगा, इस बात को जरा समझना। तो हमने क्या किया कि 6 से विभाज्य है तो मैंने सबसे बड़ी संख्या क्या मानी? 3 मानी, ठीक है, 2 नहीं मानी। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, अगर 3 से विभाज्य है तो यूक्लिड के अनुसार a बराबर आपका BQ प्लस R 3 से यदि विभाज्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3Q प्लस R हो जाएगा। और R की जो वैल्यू होगी वो 0 R, यानी कि R का मान 3 से छोटा होगा, यानी कि R का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। ये बात समझने की है बेटा। यहीं पर अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है ना, पिछले वाले यानी कि आप वीडियो में देखेंगे तो निश्चित आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, तो अब हम क्या कहेंगे, तो यहाँ का यदि अभी जो आपका सॉल्यूशन हम आपको निकाल के देते हैं, जरा समझो, कोशिश करो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर n के मान किसके, यानी कि q पूर्णांक के, q पूर्णांक माना कि धनात्मक q पूर्णांक के लिए n के मान किस रूप में होंगे बेटा? अगर हमने किस रूप में होंगे, यानी कि n बराबर आपका क्या हो जाएगा? n बराबर 3 से अधिक कि आपका 3q हो जाएगा, ठीक है ना, 3q भी हो जाएगा और आपका n का मान 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, और 3q प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि अगर 3q भी ले ले 3 से विभाज्य और हम 2 से विभाज्य कर देते हैं, 2 से यदि हम आपको विभाज्य कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 3q के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। तो 2q भी मान दिया और सवाल छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2q प्लस 1 हो जाएगा। फिर जब 2q प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपका यहाँ 2 हो जाएगा, इनकी मान आपका 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने 2q प्लस 1 ले लिया, ये आपका सवाल है, ठीक है ना, कन्फर्म हो गया इस प्रकार से। तब आप देखो, तब हम क्या लिखेंगे? चूंकि n बराबर 2q पर अगर हम चेक करते हैं nq माइनस n का मान, तो n की वैल्यू क्या है? 2q का होल क्यूब माइनस n का मान कितना है? 2q। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी आपका कितना होगा? 8q होगा और माइनस के केवल 2q होगा। यानी कि यहाँ से 2q यदि कॉमन लेते हैं तो आपका 2 चौको 8q स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर 2q है, अगर इसका हम वर्गांतर के नियम का सूत्र लगाते हैं तो बेटा ये 2q का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2q और 2q प्लस 1 और 2q माइनस 1, ठीक है ना। ये 3 क्रमागत एक प्रकार की हमारी संख्या आ गई। अगर गौर से आप देखा जाए तो यहाँ पर संख्या सबसे छोटी कौन होगी? 2q, यानी कि 2q माइनस 1, और 2q माइनस 1 में यदि आगे क्रमागत संख्या बढ़ा दी जाए तो निश्चित 1 चला जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2q होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी? अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 2q प्लस 1 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या है वो 2q माइनस 1, 2q प्लस 1 और 2q आपका आ गया। ये 3 क्रमागत संख्या जो निश्चित ही आपकी किससे? 6 से विभाज्य होगी। कैसे? जरा देखो, अगर हमें यहाँ पर
q बराबर 1 ले लेते हैं समझाने के लिए, तो 1 यानी कि 2 से 1 गया, आपका 1 बचा, यहाँ से 1 लिया तो आपका 2 हो गया, और यहाँ से 1 रखा, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, फैक्टर का होगा 1 2 3। अगर इनका गुणा कर दिया जाए आपस में तो 6 आ गया। तो क्या संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? बिल्कुल 6 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, यानी कि जो किससे, जो 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इस पर देख लेते हैं n बराबर किस पर, 2q प्लस 1 के लिए, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका n बराबर 2q प्लस 1 पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा nq माइनस n, और n का मान 2q प्लस 1 का होल क्यूब, और n का मान 2q प्लस 1। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि 2q प्लस जो 1 है, यहाँ घातें 3 हैं और यहाँ घातें 1 हैं, तो कॉमन तो ले ही सकते हैं। तब क्या बचेगा यहाँ से, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका 1 बचा। एक बार यहाँ पर 2q प्लस 1 आपका लिखा रहेगा, तोड़ दीजिए तो 4q स्क्वायर प्लस 1 2 दूनी 4q माइनस 1 लिखा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 2q प्लस 1 आ गया। और यहाँ से यदि हम 4q कॉमन ले लें तो यहाँ से 4q यानी कि q चला और प्लस 1 बचा, ये आपका आ गया। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, अगर एग्जाम्पल में 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 लेंगे 2 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 आपका 6 से विभाज्य है। क्लियर बात है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो, यानी कि जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है ना, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है ना। पसंद वीडियो आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना